हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, आपकी टीचर फॉर क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीट फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स और ई बुक्स एक्सेस करना है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हम तैयारी करवाते हैं CBSE एंड कुछ स्टेट बोर्ड्स की, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट कोर्स। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं CBSE 2024 टू 2025 का करिकुलम, इंग्लिश मीडियम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1। हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम आज 2 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर एक चैप्टर में। देन हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिलते हैं तो प्लीज़ बनाते जाना कॉपी में, ठीक है। नाउ नेक्स्टली, हिस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स, ये हमारा फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है, ओके। देन हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कंसेप्ट, देन टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कवर करेंगे, देन हम पढ़ेंगे बिजनेस का कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल कवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो कि है इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, देन हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, देन वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फिर उसके बाद इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स, देन कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, देन बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। अब आप सब प्यारे प्यारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आपके लिए बिल्कुल न्यू है ये सब्जेक्ट, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको एकदम रूट से लेके और एडवांस नॉलेज मिले ऑन ओनली एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म। सो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पे हैं ये 3 इमेजेस। सो फर्स्ट इमेज को स्टडी करते हैं। यहाँ पे वाटर मतलब एक सी है जहाँ पर आपको दिख रहा है ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कुछ, और यहाँ कुछ नाव हैं, कुछ नाव पानी में हैं। तो ये चल क्या रहा है, मतलब यहाँ कुछ डीलिंग्स हो रही हैं, ये आपस में मर्चेंट्स हैं, एक दूसरे से बात करके डीलिंग्स कर रहे हैं, सामान जो है उसको ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग भी बैठे हैं एंड सामान भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है बाय वे ऑफ शिप्स, बोट्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बहुत सारी आपको शिप्स दिख रही होंगी सेकेंड इमेज में, तो यहाँ पे भी अगेन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑफ गुड्स। और यहाँ पे तो डीलिंग्स हो रही हैं, प्रॉपर मर्चेंट्स आपको दिख रहे हैं पुराने ज़माने में जैसी डीलिंग्स होती थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम्स, ओके। सो ये तीनों इमेजेस से हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि पुराने ज़माने में जब पहली बार ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ, इट वॉज थ्रू ओनली एंड ओनली वाटर मीडियम, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट था, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमारा जो बिजनेस है वो टाइम्स मेमोरियल में उसने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया है। हमारे भारत को बोलते थे सोने की चिड़िया, यानी कि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेनर्स की नज़र हमारे ऊपर हमेशा रहती है कि आखिर इंडिया के पास ऐसा क्या है जो इंडिया कभी हार ही नहीं मानता। सो इंडिया का एक बहुत ही गोल्डन पास्ट रह चुका है, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो वेल्थ जनरेट होती है उसी से ही हमारी इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है, ओके। सो ये था हमारा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। देन जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, यहाँ पे इस इमेज में देखिए बच्चों, ये कुछ मर्चेंट्स आपस में डीलिंग कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहा है। यहाँ पे आप एनिमल्स भी देख रहे हैं जो रोड पे, यहाँ एनिमल पे देखिए लोग बैठे हैं, सामान लदा हुआ है। फिर ये जो लेडी है इनके भी सर पे ऐसे पानी का कुछ घड़ा टाइप है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, एनिमल्स हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, ये पुराने ज़माने की एक इमेज है जहाँ पर एक मार्केट सिचुएशन दिखाई गई है, जहाँ पे लोग रहते भी हैं और वहीं पे आसपास में मार्केट है छोटा सा जिसमें डीलिंग्स हो रही हैं। और अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं वो लोग, जैसे घोड़े, कैमल्स। तो यहाँ पर वो क्या है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट है। एनिमल्स
सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। उनके जो बैक है, एनिमल्स का जो बैक है, उस पर सामान लोड किया जाता है, हैवी जो सामान होता है जो एक ह्यूमन बीइंग नहीं उठा सकता, एंड देन वो ट्रांसपोर्टेशन चालू होता है। मतलब कि ना सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एग्जिस्टेड। और अर्ली मैंस का आपने सोशल स्टडीज में पढ़ाई होगा, उन्होंने बनाए थे वो व्हील्स और उन्होंने बनाए थे वो कार्ड जिसके थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, एंड रूट ऑफ दैट वाज वुड। तो वुड के थ्रू उन्होंने बनाए थे, लकड़ी का यूज करके उन्होंने कार्ड्स बनाए थे। ओके, सो अब आपने देखा कि ना सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट भी है। ओके, नाउ Silk route and maritime trade were quite prominent in transporting goods and commodities for trading purposes. अब आपने देखा पहला शब्द सिल्क रूट। मैम ये होता क्या है? अगर आपने क्लास 10th तक ये शब्द सुना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में सुना होगा। तो जो सिल्क रूट था, पुराने ज़माने में इंटरकनेक्टेड जो रोड्स थे उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। और हम ना सिर्फ इंडिया से जो आसपास की जो इंडिया की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता था ऑफ गुड्स। और वहाँ पर जो रूट था, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो ये पूरा रूट था, इस रूट को बोलते थे सिल्क रूट। क्यों बोलते थे? क्योंकि सबसे पहले सिल्क की ट्रेडिंग चालू हुई थी एंड सिल्क का बहुत बड़ा व्यापार था उस वक्त। ठीक है, नाउ दूसरा शब्द आपने देखा मैरीटाइम ट्रेड। अब बच्चों मैरीटाइम ट्रेड क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके कोई रिलेटिव्स में कोई ना कोई मरीन इंजीनियर होगा, तो वो जो मैरीटाइम ट्रेड है वो मरीन से रिलेट करता है। यानी कि ये पूरी की पूरी ट्रेड होती थी थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी ना वाटर ट्रांसपोर्ट की, वही। ओके, तो मैरीटाइम ट्रेड किसके थ्रू होता था? मैरीटाइम ट्रेड होता था थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट मीडियम्स थे। ये दोनों क्या थे? बहुत ज़्यादा प्रचलित थे उस वक्त गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और कमोडिटीज़ के ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग उस ज़माने में इसका बेसिक मीनिंग था। ओके, नाउ कमिंग फर्दर, आपके सामने आप एक मैप देख रहे हो। अब मैं आपको इस मैप में बताने जा रही हूँ कि सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट एक्चुअली कैसा दिखता है। सो ये है वर्ल्ड मैप। अब आप बच्चों यहाँ पर वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हिस्सा समझ लो, ये है, ये आपको इंडिया दिख रहा है। ठीक है, और इंडिया के ऊपर ऐसे कुछ लाइंस बनी हुई हैं। सो ये जो पिंक लाइंस आप देख रहे हो, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको ईजी होगा। तो ये जो आपको ये वाली लाइंस दिख रही हैं, पिंक लाइंस, ये है हमारा सिल्क रूट। तो आपने खुद देखा सिल्क रूट में कि ये पूरा ओशियंस के ऊपर है। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये पर्पल कलर है। सो ये जो पूरा है ये ओशियंस के ऊपर है, यानी ये पूरा रोड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सो बच्चों इसको सिल्क रूट बोलते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। ठीक है, इंडिया और उसकी जो कनेक्टेड कंट्रीज है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता था। नाउ अब दूसरा मैं आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके बताऊंगी, वो है हमारा स्पाइस रूट। तो जो आप ये ब्लू लाइंस देख रहे हैं नीचे, ये है हमारा स्पाइस रूट, यानी ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, कंप्लीट वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओशियंस के थ्रू ओशियंस में शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि जितना भी सामान इन दोनों मीडियम्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था, ये पूरा सामान एक्सपोर्ट जब होता था उसके बदले में, मैं आपको ऊपर का भी कवर करवाऊंगी बट पहले मैं ये पॉइंट कवर करवा रही हूँ, जितना भी सामान हम एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले में हमें मिलते थे गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, उस वक्त पे जो करेंसी थी ऐसी लॉन्च नहीं हुई थी, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तो गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रू ही एक्सचेंजेस होता था कमोडिटीज़ का। इंडिया हैज़ हिमालयाज इन द नॉर्थ, बॉर्डर्ड बाय वाटर इन द साउथ।
India got connected through adjoining foreign countries through the network of roads leading to the Silk Route. जो मैंने आपको मैप में समझाया कि जो सिल्क रूट है वो ओशियंस के ऊपर है एंड जो मैरीटाइम ट्रेड है वो ओशियंस में होती है थ्रू शिप्स. तो सिल्क रूट में हम जितना भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे वो होता था बाय वे ऑफ रोड्स. कनेक्टेड थे सारे नेटवर्क्स रोड्स के थ्रू. ओके, नाउ maritime routes linked the east and the west by sea and were used for the trade of spices. तो सिल्क रूट सिल्क की ट्रेड के लिए यूज होता था, स्पाइस रूट स्पाइसेस की ट्रेड के लिए यूज होता था. नाउ द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशिएंट टाइम डेवलप्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स. अब ऑब्वियसली आप अगर आपका बिजनेस है, आप किसी को अपने बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं. तो उस वक्त सिल्क रूट और मैरीटाइम ट्रेड से जो भी सामान एक्सपोर्ट होता था उसके बदले में हमारे पास क्या आते थे? गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स. कॉइन्स नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, उस वक्त कॉइन्स नहीं थे, गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, नाउ flow of wealth through these routes led to the progress of domestic and international trade. So ना सिर्फ विद इन इंडिया सामान एक्सपोर्ट होता था, इंडिया के बाहर भी होता था. इसलिए जो भी पैसा आता था इससे, यानी जो भी गोल्ड एंड सिल्वर हमको मिलता था, उससे किस किस एरिया की प्रोग्रेस हुई? हमारे इंडिया की प्रोग्रेस हुई. इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी भी प्रोग्रेस हुई इन द एंशिएंट इंडिया. सो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. ठीक है, कि आखिर ट्रेड होती कैसे थी. नाउ कमिंग टू फर्दर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. आपके सामने बच्चों एक इमेज है, ये हमारा इंडिया. तो आपने देखा कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है यहाँ पर सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड के थ्रू. इसके अलावा ये कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं. सो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है मेटल कॉइन्स. ठीक है, तो उस वक्त क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक्सचेंज होता था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, तो लेटर ऑन मेटल कॉइन्स लॉन्च हुए एंड मेटल कॉइन्स यूज होने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग. तो जब भी कोई सामान एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, कोई सामान बेचा जाता था, उसके बदले में जो मनी रिसीव होती थी दैट इज मेटल कॉइन्स. सो ये लॉन्च हुए थे उस वक्त. ओके, नाउ नेक्स्ट, documents such as hundis and chittis were used for buying and selling of goods on credit. So आपके सामने ये एक इमेज लगी हुई है. दिस इज द इमेज ऑफ अ हुंडी. यानी कि अगर आपको उधार पे कोई सामान खरीदना है तो इस तरह का एक हुंडी डॉक्यूमेंट बनता था. इसमें आप देखिए क्या लिखा है, 86 days after date we promise to pay सेठ, फिर उनका नाम लिखा है, और ऑर्डर the sum of rupees 2500 only for the value received in cash this day. यानी कि क्रेडिट पे हम सामान ऐसे खरीद सकते थे. ओके, नाउ हुंडी बहुत पॉपुलर हो गया. हुंडी में क्या होता था? आपको वारंटीज मिल जाती थी कि हाँ पैसे तो आ जाएंगे वापस. ठीक है, जो कि अनकंडीशनल प्रॉमिस थी, और इट कुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैलिड नेगोशिएशन. मान लो आपसे किसी ने उधार पे सामान लिया, ठीक है, फिर वो पर्टिकुलर जो हुंडी बनी अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू वो ट्रांसफ़र भी हो जाती थी किसी और के नाम पे, यानी अब वो व्यक्ति पैसे देगा. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज आर यूज्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स. तो अलग अलग इंडियन मर्चेंट्स अलग अलग हुंडीज यूज़ करते हैं. मतलब कि आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हुंडीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. तो हुंडीज के टाइप से स्टार्ट करने से पहले ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रेशियस मेटल्स विथ लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स एक्टिंग एज बैंकर्स और सेट्स. सो पुराने ज़माने में जो सेठ थे उनके पास लोग प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट करने लगे. ठीक है, और बदले में अगर उन्हें गिरवी रखना है या फिर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो इस तरह से लेन देन चलता था. These bankers and सेट्स became an instrument for supplying money for producing more goods. अगर उधार पे हमें पैसे चाहिए तो सेठ के पास जाके हम अपने प्रेशियस मेटल्स रख देंगे, वो पैसे दे देगा. ठीक है, उस हिसाब से हम गुड्स या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी है स्टार्ट कर सकते हैं. इंडिजीनियस बैंक्स प्लेड अ स्पेशल रोल इन लेंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक ट्रेड. अगर पैसा होता है तो आप इजीली
चीज़ों को फैसिलिटेट कर पाते हो। आज स्टार्टअप्स जो हैं, आप देखते होगे टीवी पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि लोग आते हैं, अपना बिजनेस पिच करते हैं और बदले में पैसे ले जाते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स उनको पैसे देते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो बैंकर्स और सेठ हैं, ये पुराने ज़माने की बेसिकली बैंक्स हैं जहाँ पे आप डिपॉजिट करो और ये आपके बिजनेस के लिए आपको पैसे देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का एक ये पार्ट है। ठीक है, सो मेटल कॉइन्स, क्रेडिट, हुंडीज और ये तीनों चीज़ें थी उस वक्त। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये भी हेल्प करता था सरप्लस एंड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, पीपल ऑफ इंडिया वर एबल टू रेज 2 or 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी रहती थी तो लोग जो थे भारत के, वो अच्छी उपज कर पाते थे, यानी अच्छे क्रॉप्स उगा पाते थे, जो कि हमें हेल्प करते थे टू जनरेट फूड प्रोडक्शन। ठीक है, इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, बाय रिसोर्टिंग टू वीविंग, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज, masonry manufacturers and transport, carts, boats, they were also able to generate surplus. So आपने देखा वीविंग, डाइंग फैब्रिक, मटके बनाना, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्कल्पटिंग, मूर्ति का आकार देना और मूर्तियाँ बनाना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, और ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन थे कार्ड्स के, तो ये सब बना के भी लोग पैसे कमाते थे। ठीक है, ना सिर्फ क्रॉप्स उगा के, ये सब भी एडिशनल एक्टिविटीज़ थी। डेवलपमेंट ऑफ कारखानाज और वर्कशॉप, यहाँ पर स्किल्ड आर्टिसंस के लिए बनी थी, हैंडलूम वर्कर्स टाइप के लिए। सो आर्टिसन वर्क्स एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जो लकड़ी होती है उसको पतला पतला काट के टोकरी बनाते थे। सो ये एक फॉर्म है हैंडलूम वर्क का। सो यहाँ पे आप देखो डेवलपमेंट, कारखानास भी डेवलप हुए थे, वर्कशॉप्स होती थी जिसमें लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो सब मिलके काम करते थे, अगरबत्ती बनाते थे। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे वर्क्स थे जो उस वक्त चालू हो चुके थे। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हुंडी। सो हुंडी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, दर्शनी हुंडी एंड मुदाती हुंडी। दर्शनी हुंडी, दिस इज अ हुंडी पेबल ऑन साइट। ठीक है, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स रिसिप्ट बाय द होल्डर, दिस इट इज सिमिलर टू डिमांड बिल। यानी कि दिस इज हुंडी पेबल इट्स ऑन साइट, यानी जिस वक्त आप प्रेजेंट हो तभी वो पेबल होती है। इट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, आपको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जो है पैसा चुकाना होता है, क्योंकि आप उधार पे ले रहे हो सामान। फिर उसके बाद आप एंड इट्स रिसिप्ट बाय द होल्डर, दस इट इज सिमिलर टू डिमांड बिल। इसको हम डिमांड बिल भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ मुदाती हुंडी इज पेबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी इसमें ये नहीं है कि आपको ऑन साइट पेमेंट है, बस एक स्पेसिफिक पीरियड है। ठीक है, चलिए आगे फर्दर देखते हैं टाइप्स। अब आप देखेंगे नेम ऑफ द हुंडी, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ हुंडी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दर्शनी हुंडी। सो फर्स्ट है धनी जोग। तो धनी जोग, पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। किसी को भी हम पे कर सकते हैं, माने ट्रांसफरेबल है, सो इसको क्या बोलते हैं, धनी जोग हुंडी। देन सार जोग, पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, someone's respectable liability over who received the payment. ठीक है, now फरमान जोग, हुंडी मेड पेमेंट टू एन ऑर्डर, मतलब जब ऑर्डर होगा तभी पेबल होगी। फिर देखनहार, पेबल टू द प्रेजेंटर और द बियरर, जिसने प्रेजेंट किया है और जो बियरर है वही पे करेगा। ठीक है, इनमें से कुछ टर्म्स आपको ऐसे लगेंगे जो आप अकाउंट्स में सीखेंगे। ठीक है, सो धनी जोग, सार जोग, फरमान जोग एंड देखनहार, ये है दर्शनी हुंडीज के टाइप्स एंड ये है उनका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट, मुदाती हुंडी। तो मुदाती हुंडी के बारे में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि अमुदाती और मियादी हुंडी इज पेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के बाद ही ये पे होती है। तो सबसे पहले धनी जोग मुदाती हुंडी, पेबल टू एनी पर्सन, अगेन नो लाइबिलिटी, जिसको रिसीव हुई है उस पेमेंट उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट
वही स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आपको पे करना है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ना। देन फरमान जोग, हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म। देन जोखमी मुदाती हुंडी, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच टू गुड्स। अगर हम गुड्स डिस्पैच कर चुके हैं तो सपोज एक जगह से गुड्स रिलीज हो गए और दूसरी जगह पहुंचने वाले हैं, तो जब रिलीज हुए, जब डिस्पैच हुए, तो तब ये हुंडी, जोखमी हुंडी भेजी जाती है। इफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट, द ड्रॉअर और द होल्डर बियर्स द कॉस्ट एंड द ड्रॉई कैरीज नो लाइबिलिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गुड्स खराब हो जाते हैं तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी उसकी होती है जिसने हुंडी बना के दी। तो बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन के लिए है कि कस्टमर के पास अगर गुड्स पहुंचे ही नहीं है तो वो लाइबल ना हो, उसके पहले तो सेलर ही लाइबल हो। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो गुड्स पहुंचने के बाद कस्टमर लाइबल होगा। नाउ कमिंग टू द अदर एरिया, दैट इज राइस ऑफ इंटरमीडियरीज। अब आपने देखा बायर और सेलर्स तो हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स भी हैं, मनी अभी लॉन्च नहीं हुआ, मेटल कॉइन्स लॉन्च हो चुके हैं, उसके पहले गोल्ड और सिल्वर थे, क्रेडिट सिस्टम भी है। तो बची क्या चीज़? तो बची थी राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बच्चों बीच वाले लोग, यानी कि ब्रोकर्स शेयर मार्केट में। पर यहाँ पे इस चैप्टर में इंटरमीडियरीज का मतलब क्या है? ऐसे एजेंट्स जो कि सामान ला के देते हैं। जैसे कि आपने एक मेडिकल शॉप में देखा होगा बच्चों कि जो मेडिकल शॉप होती है उसमें मेडिसिन आती कैसे हैं? तो एक बीच वाला होता है जो होलसेलर से मेडिसिन ला के देता है, जिसका कंपनीज के साथ टाई अप होता है। तो वो बीच वाला कौन है? वो है एजेंट, जो कि कमीशन लेता है एंड इस तरह से बिजनेस चलता है। तो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, एजेंट्स आ गए अब मार्केट्स में। So commission agents, brokers, distributors for wholesale and retail trade. They helped in expanding the trade and bought in huge amount of silver bullion into Asia, and large share was in India. तो ये एजेंट्स आए, ब्रोकर्स आए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, इन्होंने भी ट्रेड को फैसिलिटेट किया। नाउ दिस इंस्टीट्यूशंस, the institution of Jagat Seths also played an important role during the Mughal period and the days of East India Company. Bankers began to act as executors and trustees. They charged high rate of interest on foreign trade. So basically एक इंस्टीट्यूशन था जिसको हम बोलते थे इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, ठीक है। तो ये लोग वो थे जो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए परमिशंस देते थे, ठीक है। तो ये भी आए मुगल पीरियड में। और बैंकर्स को क्या बोलने लगे हम? एग्जीक्यूटर्स, जो कि हेल्प करते थे। अगर फॉरेन ट्रेड करनी है, आपको अमाउंट चाहिए, तो वो हेल्प तो करते थे, आपको अलाउ भी करते थे, पैसे भी देते थे, पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। और कमीशन एजेंट्स आए, सो इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में। देन इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स enhanced commercial activities. India enjoyed a favorable balance of trade where export exceeded the import. पर जैसे क्रेडिट मीडियम्स आने लगे, कमीशन एजेंट्स आने लगे, ब्रोकर्स आने लगे, इसके साथ साथ लोन्स भी मिलने लगे। मतलब अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको पैसों की टेंशन नहीं लेनी है, आप लोन ले लो, फिर चुका लेना। पर अगर आप फॉरेन ट्रेड करोगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पर नॉर्मली इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं था। और उस वक्त कंडीशन बहुत फेवरेबल थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा थी मतलब क्या होता है बेटा? हम जो सामान देते थे वो ज़्यादा था और हम जो लेते थे फॉरेन कंट्रीज से वो कम था। बेसिकली हम एक्सपोर्टर थे, यानी हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे और उन लोग को हम कम पैसे देते थे। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर, मर्चेंट विथ एडिशनल कैपिटल फंड्स फॉर एक्सपेंशन। अब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में मेटल कॉइन्स थे, क्रेडिट सिस्टम्स थे, तो जो कैपिटल होता था बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स भी पिक्चर में आ गई। फर्स्ट बैंक कौन सी थी? आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा बचपन में, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बन गई आगे जाके स्टेट बैंक। नाउ कमिंग फर्दर, ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम था दिस मैरीटाइम ट्रेड, जो कि था हमारा ओशियंस में जो शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। फिर था रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड्स हैव अज्यूम्ड अ की रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट वे ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जो हमारा ओशियन रूट था उससे ग्लोबल ट्रेड बहुत आसान हो गई थी,
यानी हम इंडिया के बाहर बहुत इजीली सामान भेज पा रहे थे ओशियन रूट के थ्रू, बट रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू डोमेस्टिक ट्रेड बहुत अच्छे से चल रही थी। ओके, नाउ कमिंग फर्दर, trading communities is strengthened. In different parts of the countries, different communities dominated trade. अलग अलग communities आ गई, ठीक है। पंजाबी and मुल्तानी merchants handled business in northern region. Northern region में कौन handle करता था? पंजाबी and मुल्तानी merchant. Merchant का मतलब क्या होता है बेटा? Businessman. Now students, while the Bhatts managed the trade in states of Gujarat and Rajasthan. So there were different castes or communities, you can say, those were called as Bhatts. So they managed the trade in Gujarat and Rajasthan. In the Western India, these groups were called as Mahajan. Later on in the Western India, these groups were called Mahajan, Chhatts, which were important traders from the south. So all regions are covered, as you can see. In the urban centers such as Ahmedabad, the Mahajan community collectively represented by their chief called as Nagar Seth. Okay, so the chief was called as Nagar Seth. So we'll see it again so that you remember it properly. Firstly, in the northern regions, who were there? Punjabi and Multanis. Okay, then coming to Gujarat and Rajasthan, Bhatts used to manage. Then coming to Western India, the Mahajan Chhatts were the important traders from the south. Okay, now coming to the urban centers, so these were basically urban centers such as Ahmedabad. It was regulated by Mahajan community, collectively represented by their chief called as Nagar Seth. Okay, so these are the various trading communities which emerged during that time in ancient India. Now other urban groups included professional classes such as Hakim and Vaid, physician. So आपको पता ही होगा, पहले हम बोलते थे वैद्य जी, तो वैद्य जी क्या थे? डॉक्टर्स थे, जिनको आज के ज़माने के डॉक्टर्स, पुराने ज़माने के वैद्य जी, तो उनको क्या बोलते थे? हकीम एंड वैद्य, जिनको हम बोलते थे फिजिशियन। देन वकील, जिनको आज हम बोलते हैं लॉयर। पंडित और मुल्ला, जिनको हम बोलते हैं टीचर्स। फिर आते थे पेंटर्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, यही सब लोग थे, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करते थे? सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज भी आ गई थी। अदर अर्बन ग्रुप्स, इनको बोलते थे अर्बन ग्रुप्स, यानी नए जमाने के ग्रुप्स, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जैसा कि आपने देखा, एक्सपोर्ट्स हमेशा इंपोर्ट्स से ज़्यादा होते थे और इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था जो प्रोवाइड करते थे मेटल कॉइन्स की फैसिलिटी। इसके बाद हमारा जो एक्सचेंज है वो फैसिलिटेट होता था, कमीशन पे ब्रोकर्स अवेलेबल थे, लोन्स अवेलेबल थे, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल थी, और क्या चाहिए। इसलिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के ये सब फ्रूट्स थे, ठीक है। वेयर एक्सपोर्ट्स एक्सीड द इम्पोर्ट्स, ठीक है, विथ लार्ज मार्जिन्स, and the indigenous banking system benefited the manufacturers, traders, merchants with additional capital funds for expansion. यानी कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की मदद लेके जो बिजनेसमैन थे, इन शॉर्ट, वो अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे थे और एक्सपोर्ट्स एक्सीड हो रही थी इम्पोर्ट से, वो भी लार्ज मार्जिन से। तो हमारे इंडिया में काफ़ी पैसा आ रहा था, इकोनॉमी भी अच्छी खासी बढ़ रही थी। नाउ commercial and industrial banks later evolved to finance the trade. Later on commercial banks evolve हो गए। हमारी जो फर्स्ट बैंक थी दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स भी आई जिन्होंने और ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट किया। एग्रीकल्चर बैंक्स आई टू हेल्प द फार्मर्स एंड लेटर ऑन डेवलप होता गया। नाउ कमिंग टू मेजर ट्रेड सेंटर्स इन द एंशिएंट टाइम्स। सो पहला ट्रेड सेंटर है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को आज हम क्या बोलते हैं? पटना। सो इट वॉज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। सो पत्थर का जो एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से होता था, पटना से चालू हुआ था, जिसको पहले बोलते थे पाटलिपुत्र। नाउ कमिंग टू पेशावर, इट वॉज इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर वूल। पेशावर किसका एक्सपोर्ट करता था? वूल का, फॉर द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस, और हॉर्सेस इंपोर्ट होते थे फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। इट हैड अ ह्यूज शेयर इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन इंडिया, चाइना, रोम इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। फिर आते हैं तक्षशिला पे। तो इट सर्व्ड एज अ मेजर सेंटर ऑन द इम्पॉर्टेंट लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया।
इट वॉज ऑल्सो अ सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। सो सबसे पहले तक्षशिला ही था जिसको बोलते थे सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। द सिटी ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी फ्लरिश्ड हियर। तो सबसे फर्स्टली जो एजुकेशनल एरिया थे वो यहाँ पे चालू हुए। ओके, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। पटना किसके लिए था? आप देखिए, स्टोन्स के लिए। पेशावर वॉज फॉर वूल। इम्पोर्ट किसका होता था? हॉर्सेस का। तक्षशिला में इंडिया और सेंट्रल एशिया रोड के थ्रू नेटवर्क था। फिर फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक से इमर्ज हुए। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी यहीं पर था और तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी फ्लरिश यहीं पर ही हुई थी। ठीक है, नाउ कमिंग फर्दर, इंद्रप्रस्थ। It was commercial junction on the Royal Road where most routes leading to the east, west, south, north converged। मतलब कि इंद्रप्रस्थ सारे एरियाज का कमर्शियल जंक्शन था। ठीक है, देन कमिंग टू मथुरा। मथुरा आज भी है। ठीक है, उसका नाम भी मथुरा ही है। इट वॉज एम्पोरियम फॉर ट्रेड इन पीपल। हेयर सबसिस्टेड ऑन कॉमर्स। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड ब्रोच। ठीक है, फिर वाराणसी पे आते हैं। It was well placed as it lay both on the Gangetic route on the highway that linked north with the east. It grew as a major center for textile industry. आपको सिर्फ याद रखना है कि किसके लिए था। जैसे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए था और जैसे पाटलिपुत्र किसके लिए था, और ये सब आपको मेजर प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटिफुल गोल्ड, सिल्क क्लॉथ, सैंडलवुड यानी कि चंदन, वर्कमैनशिप। इट लिंक्स तक्षशिला एंड भरूच। तो ये बेसिकली वाराणसी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ वहाँ पे बनता था। चंदन की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हुई थी। ठीक है, मथुरा में ऐसा मेंशन नहीं है कि किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। देन इंद्रप्रस्थ के लिए बेसिकली बोला है कि कन्वर्ज किया था उसने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबको। ठीक है, कमर्शियल जंक्शन कहलाया जाता था। नाउ कमिंग फर्दर, मिथिला। सो आपने देखा होगा मिथिला इज़ नोन फॉर जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो मिथिला भी एक अच्छी एरिया था फॉर द बिजनेसेस। ठीक है, द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस्ड सीज बाय बोट्स। तो यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होता था थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी एंड ट्रेडेड पोर्ट्स ऑन द आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमत्रा एंड बर्निया। ठीक है, मिथिला एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना स्पेशली इन यूनान। ठीक है, उज्जैन भोपाल के पास ही है। अगेट, कालियन मुस्लिम, मैलो क्लोथ वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर्स। यहाँ पे क्लोथ बिजनेस होता था, एक्सपोर्ट्स होता था। इट हैड ट्रेड रिलेशंस थ्रू द लैंड रूट विद तक्षशिला एंड पेशावर। फिर आते हैं सूरत। तो सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे लिखा भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिसमें गोल्ड बॉर्डर होती थी, जिसको बोलते थे जरी का बॉर्डर किया हुआ है। सो उन चीज़ों के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, कमिंग फर्दर, कांची। कांची को आज बोलते हैं कांचीपुरम। अब इट वॉज हियर दैट चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क। ठीक है, तो बेसिकली चाइना के साथ इनकी ट्रेड थी। ठीक है, तो फॉरेन शिप्स के थ्रू वो आते थे एंड ये सब खरीद के लेके जाते थे। देन मदुरा, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास हु कंट्रोल्ड द पर्ल फिशरीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है इसमें। देन ब्रोच, इट वॉज द ग्रेटेस्ट सीट ऑफ कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ी कॉमर्स की सीट थी। फिर इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा विच वॉज लिंक्ड विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज। ठीक है, नाउ कमिंग फर्दर, कावेरी पट्टा जिसको हम बोलते हैं कावेरी पट्टनम अभी आज के ज़माने में। It was scientific in its constitution as a city and provided loading and unloading strong facilities of merchandise. Foreign traders had their headquarters in this city. It was convenient place to trade with Malaysia, Indonesia, China and Far East. It was the center for trade of perfumes, cosmetics, scents, silk, wool, cotton, corals, pearls, gold and precious stones. ठीक है, for shipbuilding. तो बेसिकली ये एक सेंटर था जो फॉरेनर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल था।
तो फॉरेन का यहाँ पे खुद के हेडक्वार्टर्स थे और ये सब आइटम्स वो लोग सेल करते थे। नाउ कमिंग टू Tamralipit, it was one of the greatest ports connected both by sea and land with the west and far east। ठीक है, सो आपको डायरेक्शन याद नहीं करना, आपको याद करना है कि क्या सेल होता था और कौन सा रूट था, बस। वो भी इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आया है अभी तक। नाउ बस ये आपका एक एडिशनल कंटेंट है जो एनसीईआरटी में एक बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ जो हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हैं, किस किस चीज़ के मेजर एक्सपोर्ट होते थे और क्या हम इम्पोर्ट करते थे इन इंडिया। सो एक्सपोर्ट्स किसके होते थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्पाइसेस, हम स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज़ को देते थे। गेहूँ, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सेसमे ऑयल, कॉटन, लाइव एनिमल्स, यस हम जिंदा जानवर एक्सपोर्ट करते थे, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे काऊ से आता है मिल्क, घी, तो ये बटर, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। तो ये सब होते थे एक्सपोर्ट्स। हम इंपोर्ट क्या करते थे? हम भी उनसे लेते थे हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लाइनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब हम इंपोर्ट करते थे। नाउ कमिंग फर्दर, business activities led to the growth of different aids trades such as transportation, banking, ये सारी services भी चालू हो गई, and communication which grew with the prospect of trading activities. With the active contribution of Indian traders, other merchants, communities, the Indian subcontinents were popularly called as Swarna Bhumi and Swarnadeep in the writings of many travelers. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे आपने देखा हिस्ट्री कैसे चालू हुई, धीरे धीरे एक्टिविटीज़ चालू हुई, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये प्रोफेशनल तरीके से चालू हुई और इनफॉर्मल नहीं थी, सब पूरा फॉर्मल चेन बन चुकी थी। फिर जो कनेक्टेड थे ट्रेडर्स, इन सब को, ये पूरी एरा को टोटली बोला जाता था कि अब हमारी जो इंडिया है वो स्वर्ण भूमि है। ठीक है, एंड स्वर्णदीप है। स्वर्ण भूमि यानी सोने की नगरी, मतलब कि यहाँ पर गोल्ड, इतने ज़्यादा अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज थे कि जो आउटपुट होता था वो गोल्ड के समान था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? स्वर्ण भूमि। और बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपनी राइटिंग्स में ये लिखा है। आपको पता है सबसे पहले जो ट्रैवलर थे वो चाइना से थे, उन्होंने भी ये लिखा था कि इंडिया तो स्वर्ण भूमि है। नाउ position of Indian subcontinent in the world economy first AD up to 1991. Between 1st and 7th centuries, India was the largest economy of the ancient India in the medieval world, controlling about 1/3, ये वाला point थोड़ा important है, controlling about 1/3 and 1/4 of the world's wealth. पूरे वर्ल्ड में जो वेल्थ जनरेट होती है हम उसका 1/3 और 1/4 कंट्रीब्यूट करते थे। तो सोचिए हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा थी। द कंट्री वॉज रिफर्ड टू एज स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन द राइटिंग्स ऑफ मैनी ट्रैवलर्स। फिर प्री कॉलोनियल पीरियड आ गया जिसको बोलते थे एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड मेड द यूरोपियंस एम्बार्क ग्रेट वोएज ऑफ द डिस्कवरी। दे सून रियलाइज्ड रिवॉर्ड ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, यूरोपियंस भी आ चुके थे नाउ। Next, coming further, despite of growing commercial sector, India was behind Western Europe in technology, innovation and ideas. It was due to first, हम यूरोप से पीछे क्यों थे? ठीक है, तो सबसे पहला बोला इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे सिर पे खड़े थे, तो इसलिए हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। वो लोग हर चीज़ के लिए हमें उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, हम इंडियंस उनके स्लेव थे, तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में पीछे थे कंपैरेटिवली, और उनका रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लैक ऑफ फ्रीडम नहीं दे पा रही थी इंडिया के लोगों को। नो अकरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ये सब अलाउ नहीं था, सब चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती थी बाहर और हमें बेनिफिट नहीं मिलता था, गोरे हमें कंट्रोल करने लगे थे। नाउ लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, जो फॉरेनर्स थे वही ज़्यादा एजुकेटेड थे और हम थोड़े पीछे ही रह गए। ऑल दिस मेड इंडिया कंट्री विच वॉज प्रॉस्पेरस बट विद पीपल हु वर पुअर। हम इंडियंस पुअर थे और हमारे साथ जो ब्रिटिशर्स रह रहे थे वो अमीर थे और हम उनके हिसाब से चल रहे थे, सत्ता उनकी थी। ठीक है, इंडिया प्रॉस्पेरस तो थी पर हम गरीब थे।
ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट्स इन इंडिया, मिड 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और रेवेन्यूज जो भी जनरेट होते थे रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, गुड्स कुछ भी परचेज करने के लिए, तो वो फॉरेन में जाते थे और हमारे लिए कुछ भी यूज़ नहीं होता था, हमें सिर्फ बेसिक आइटम्स दिए जाते थे, बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाती थी, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाते थे. This changed the condition of Indian economy from being an exporter of processed goods to the exporter of raw material and buyers of manufactured goods. तो बेसिकली हम पीछे होते गए क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था. ये आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही सोशल स्टडीज़ वगैरह में. आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही आया, इंडिपेंडेंस कब आया था स्टूडेंट? 15 अगस्त 1947. सो इंडिपेंडेंस के बाद रीबिल्डिंग हुई. सबसे पहले आए थे 5 ईयर प्लान्स, फिर एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस था, फिर उसके बाद हमने PSUs के बाद प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे ध्यान दिया था. 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फिर स्टॉक मार्केट्स भी फ्लरिश हो रहे थे, तो सारी चीज़ें साथ में चल रही थी. सो इंडिपेंडेंस के बाद हमें क्या करना था? रीबिल्ड करना था इकोनॉमी को. सो सेल्फ रिलायंस सोशलिस्टिक पैटर्न के थ्रू 5 ईयर प्लान्स लॉन्च हुए थे. मेजर्स जो टेक किए थे उनने पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और due importance was given to establishment of modern industries, modern technological and scientific institutes, space, nuclear programs, सबको freedom मिला गया. ठीक है. Now, but lack of capital formation, rise in population, weak financial system, inadequate infrastructure, huge expenditure on defense, high fiscal deficits, continuous deficits, balance of payments were evident, and international community's confidence in India's ability to manage its economy was severely affected. ठीक है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ड्रॉबैक से उभरे थे. ठीक है, हमें फ्रीडम जरूर मिल गया था, बट हम अभी भी पिछड़े ही थे. हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो वो लेके जा चुके थे. हमें वापस से सब कुछ रीबिल्ड करना था. स्टार्ट किया था हमने 5 ईयर प्लान से. ठीक है, तो ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था अच्छा, ना हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम था. बहुत खर्चा हम करते थे डिफेंस पे ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे. तो पैसा आए कैसे? आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास रखने को बोलते थे लोगों को, क्योंकि खाना नहीं था. ठीक है, बच्चों को छोड़ के. तो आप सोचिए उस वक्त कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी. बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन वॉज precarious. As a result, India agreed to the economic liberalization in 1991. हम लोग उभरने की कोशिश किए, पर इतने ज़्यादा कर्जे में डूब चुके थे कि आखिर हमें LPG पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ा, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सोशल साइंस इन योर चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो. नाउ स्टूडेंट्स फील प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच जो है लिबरलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, रीस्ट्रक्चरिंग की, वो चालू हुई. Indian economy adopted to address the changes in economy, business scenario and its integration with the global economy. इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए और ग्लोबल इकोनॉमी को एंटर करने की परमिशन दी. गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेजेस अनाउंस किए और ग्रोथ को रिस्टोर किया, और बहुत सारी पॉलिसीज भी आई. ठीक है, नाउ कमिंग फर्दर, इंडिया आज एक फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है और उन FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन मानी जाती है. राइजिंग इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्स ग्रोथ फॉर द डेकेड्स टू कम. यानी अब पॉजिटिव बातें लिखी गई आफ्टर LPG पॉलिसी. फिर हाई ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट की गई. अब आपको मैं एक चीज़ रिकॉल करवाती हूँ. कोविड-19 के समय हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आपने सुना होगा चालू हुआ था. अब हम खुद के टॉयज़ खुद ही बनाते हैं. हम मेजर जो सामान है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करते हैं. सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी आ गया था. डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चीज़ें आ गई और नरेंद्र मोदी जी की देन है जो ये सब चीज़ें फैसिलिटेट हो पाई. देन कमिंग फर्दर, ये हमारी थी पूरी हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए प्लीज़ रीडिंग कंटिन्यू रखना एंड हर चीज़ को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करना. मैंने आपको NCERT एंड रिफ्रेशर दोनों इन डेप्थ कवर करवाया है. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. कमिंग टू द
प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स का आप ये देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलती हैं, एक एक चैप्टर, एक एक सब टॉपिक आपका कवर्ड है, आपके MCQs, वन शॉट रिविजन, सब कुछ फ्री जो फ्री में अवेलेबल है ओवर आर यूट्यूब चैनल एंड आर वेबसाइट। कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल। ई बुक्स या ई नोट्स आपको एक्सेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। हम तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की, दिल्ली बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, MP बोर्ड की और राजस्थान बोर्ड की। वैदिक मैथ्स में आपको इंटरेस्ट है तो वैदिक मैथ्स का कोर्स भी है। क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं बिफोर द बोर्ड्स। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp from the link given in the description below. You should like this video, share this video and subscribe this video. Thank you all. Have a good day.